इससे केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इजी है और कुछ कुछ नई नई टर्मिनोलॉजीज आएंगी जिन्हें अगर हमने नहीं सीखा तो थ्रू आउट द सिलेबस ये बार बार हमारे सामने आएगी और हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सीखते इसमें क्या होगा, बहुत सारे ग्राफ आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत सारे हमें क्या करना होगा, टर्मिनोलॉजी के साथ साथ कुछ स्टेटमेंट याद रखना होगा, आर्हेनियस की इक्वेशन सीखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है ये सब चीजें सीखेंगे, और जो dt बाई da dt ये सारे करके रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, इन सबको कैसे लिखते हैं इनको आज हमें थोड़ा अच्छे तरीके से सीखना है। शुरुआत करता हूं मैं जिस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स नाम से समझ में आया जब केमिकल मोशंस में, मतलब इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी किसी भी रिएक्शन की क्या रेट है, कौन से फैक्टर जो इसे अफेक्ट कर रहे हैं, कब रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट होगी, कब 50% क्लियर कंप्लीट होगी, और भी ऐसी बहुत सारी चीजों को हमें जानना है। मैं स्टार्ट करूंगा मॉलिक्यूलरिटी से क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इस टॉपिक से शुरू करूंगा। सारे टॉपिक क्लियर होंगे, ये मत सोचना कि सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहां गया, ये सब लिखना सिखाऊंगा वन बाय वन, बस सीखते चलो। ये मत सोचो कि प्रीवियस क्या रह गया, लास्ट में देखना आपको सब चीज कवर मिलेगी। अच्छा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने कितने आयंस है, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज है, कितने और भी कोई एटम है जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल दोज रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या, ऑल दोज reacting species, reacting species का मतलब क्या है, कोई आयंस हो सकता है, कोई आयंस हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज किसमें, टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट किसमें, इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज या ऑल दोज रिएक्टिंग स्पीसीज हु आर कोलाइडिंग इफेक्टिवली, जो कोलाइड कर रहे हैं इफेक्टिव तरीके से ताकि प्रोडक्ट बन सके। हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता, जब कोलिजन थ्योरी अभी आएगी तो अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल दोज रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ केमिकल रिएक्शन, in a particular chemical reaction, particular chemical reaction which are, जो कि effectively collide कर रहे हैं, which are effectively colliding किसके मॉलिक्यूल होंगे, रिएक्टेंट के, ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल तो कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे। रिएक्टेंट स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स लिख सकता हूं मैं। मॉलिक्यूलरिटी, अब इसमें बहुत साहित्य होते हैं। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जितने भी मॉलिक्यूल आके टकराए आपस में और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। दो अच्छे से टकराएंगे, तीन एक साथ आके अच्छे से टकराए, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, पर तीन मैक्सिमम हम मानते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो मैक्सिमम होती है वो 3 होती है। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 3 होती है, 3 होती है। 3 से ज्यादा एक साथ आके टकराए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने मॉलिक्यूल आपस में एक साथ साइमल्टेनियसली और इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे 3। अच्छा, इसके बाद क्या मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव हो सकती है, क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में हो सकती है, फ्रैक्शन में, या फिर मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है, तो आप बोलोगे नेवर। क्या बोलोगे, नेवर। कभी भी ये ना ही नेगेटिव, ना फ्रैक्शन, ना 0, इनमें कभी नहीं हो सकती। नेवर कैन नॉट बी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शनल या 0। क्यों, सोचो ना,
कोई भी मॉलिक्यूल होगा या तो ये 1 होगा या 2 होगा, क्वांटाइज होंगे। ऐसा थोड़ा होगा कि 1.5 मॉलिक्यूल आ गया, 3.5 मॉलिक्यूल आ गया, 3.25 मॉलिक्यूल आ गया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। और नेगेटिव में कम से कम 1 मॉलिक्यूल तो होगा मॉलिक्यूलरिटी में। आई होप क्लियर हुआ होगा क्यों ये नेगेटिव फ्रैक्शन और जीरो में नहीं हो सकती। उसके बाद हम सीखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी में कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो पहला रिएक्शन कौन हो सकता है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जहां पे पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज सिर्फ एक है। यूनि मतलब एक। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे NH4 जब मैं इसको NO2 के साथ हीट करूंगा, जब ये ऐसा कोई प्रोडक्ट हीट होगा तो इसमें क्या निकलेगा? N2 2N2 प्लस 2H2O ये निकलेगा। तो मैं ऐसे को क्या बोलूंगा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें मॉलिक्यूलरिटी मतलब पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज कितनी है? 1 है। तो मैं क्या बोलूंगा? अब मैं मॉलिक्यूलरिटी को मैं M से डिनोट करता हूं, M से, ठीक है। तो मैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी भाई साहब 1 है। कितनी है? 1 है, ठीक है। एक ही तो रिएक्ट कर रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर है। अच्छा, अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं, रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखता हूं? ये गुल्बर एंड बैगे ने लोग, मैंने आपको इक्विलिब्रियम में भी थोड़ा बहुत सिखाया था। यहां दोबारा देखो, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन के आगे एक कांस्टेंट लगाओगे, क्योंकि कांस्टेंट कब आया? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? कि कितना रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट कितना है? NH4OH2 ये बना दिया। एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि इसकी पावर 1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सुनो, बहुत अच्छी अच्छी नई नई टर्मिनोलॉजी आ रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर यहाँ पे दूसरा कोई ऐसा ही रिएक्टेंट स्पीसी होता, उस पर कोई पावर होती, तो टोटल पावर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज जनरली इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 1 हो गई। मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? तो आप बोलोगे 1 हो गई। जनरली 99% केस में क्या होगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और मॉलिक्यूलरिटी है वो सिमिलर होगी, सेम होगी। जैसे 1 है, यहां भी 1 होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ के हम सीखते हैं बाई मोलिक्यूलर। क्या? बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, बाई मतलब दो रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगी। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं 2HI का। 2HI प्रोडक्ट बनाएगा क्या? I2 प्लस H2, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली मैं बार बार बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि गुलबर्ग एंड बैगे ने कह दिया था कि कोफिशिएंट को हमें लेके स्क्वायर में लगा देना है, पावर में लगा देना है, कहने का मतलब। बट ऐसा नहीं पाया गया, और चीजों पे भी डिपेंडेंसी पाई गई, इसलिए मैं बार बार एक्सपेरिमेंटली बोल देता हूं क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, ठीक है। एक्सेप्ट एलिमेंट्री रिएक्शन जहां पे सिंगल स्टेप हो, वो यही क्या है? डिटरमाइंड हो जाएगी। RDS समझो, RDS क्या होता है? नाम से डरो मत। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो स्टेप जो डिसाइड करती है किसी रिएक्शन की रेट क्या होगी। मान लो हम 10 बंदे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, रिले रेस, एक को लेके एक को छोड़ के देना, एक को तो डिपेंडेंट सबसे ज्यादा किस पे करेगा कि रेस हम जीतेंगे या हारेंगे। सब तेज है जोड़ने में, एक है जो स्लो है, तो स्लोएस्ट रिएक्शन स्लोएस्ट बंदे पे डिपेंड करेगा कि कोई रिएक्शन कितनी तेज होनी है, कितनी स्लो होनी है, तो उसी को RDS बोल देते हैं। अच्छा, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं क्या बता रहा था, यहाँ की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? तो आप देख सकते हो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जा रही है, 2 मॉलिक्यूल आपस में ईच अदर से, यानी एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूलरिटी है। अगर मैं रेट लिखना चाहूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? K, और ये क्या प्रोडक्ट है और उसकी पावर क्या आएगी? ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया 2 ही आ रही है, सिंगल स्टेप रिएक्शन कह सकते हैं। अच्छा, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है पूछ लो तो 1। देखो 1 है नहीं, 2 है। यहां पे देखो ना, वहां पे 1 इसलिए था क्योंकि 1 था, यहां पे पावर कितनी है? 2। तो यहां पे कितना है? 2 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तीसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्राई मोलिकुलर। यूनि हो गया, बाई हो गया और ट्राई बच गया। अच्छा,
ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन, वो रिएक्शन जहां पे 3 स्पीसीज आपस में पार्टिसिपेट कर रही होगी। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल ले लो यहां पे 2NO प्लस में N2 क्या बन जाएगा, O2, क्या बन जाएगा 2NO2। बैलेंस है, अच्छे से देख लो बैलेंस है। अच्छा, यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, तो आप फिर बताओगे अगेन कितनी है भाई, कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, NO का 2 और इसका O2 का 1, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे 3 मॉलिक्यूलैरिटी है। अच्छा, वहीं पे मैं बोल दूं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ रिएक्शन के, और यहां से देखा गया कि इसकी पावर ही इनके कोफिशिएंट इसकी पावर है। ये लो भाई एक्सपेरिमेंटली फाउंड कर लिया गया। तो अब मैं बता सकता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी कि इस पे ये पावर कितनी है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी 3। देखो अभी तक सेम है, पर एक केस आएगा जहां पे सेम नहीं होगी, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और भी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, और भी होते एग्जांपल, तो उन्हें अच्छे से सीखते हैं। क्या मैं कर रहा हूं अब, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऑर्डर अजीब सा होगा, हमें लगेगा 2 मिलेगा 1, ऐसा कुछ होगा। स्यूडो का नाम का ही मतलब क्या होता है कि झूठा। अच्छा, अगर मैं बोलना चाहूं तो पहला क्या होगा, पहला होगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है, वही ना टेल शुगर, कैन मतलब गन्ने का, गन्ने के अंदर जो चीनी मिलते हैं, नॉर्मल शुगर, टेबल शुगर भी कह सकते हैं हम इसे। इसका फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है। अच्छा, जब इसे मैंने हाइड्रोलिसिस किया गया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बाय हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से रिएक्ट करवाया, तो क्या पाया, ग्लूकोज ग्लूकोज में टूट गया, एक लीवो एक डेक्स्ट्रो। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में कि नीचे वाले से सेकंड नंबर अगर लेफ्ट साइड पे OH लगा है तो हम क्या कहते हैं लेवो, और अगर राइट साइड में लगा तो डेक्स्ट्रो, ऐसा कुछ पढ़ेंगे हम सारी चीजें। अभी हम समझते हैं, 2 प्रोडक्ट C6H12O6, फिर वही बना, क्या बोल रहा, फ्रक्टोज ग्लूकोज, सही। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूं एक लीवो और एक डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो ज्यादा बनता है लीवो के कंपैरिजन में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपके अकॉर्डिंग। अच्छा, मैंने इक्विलिब्रियम में आपको एक चीज सिखाई थी कि जो वाटर होता है, वाटर जब एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो वो सॉल्वेंट का काम कर रहा होता है। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या मतलब है, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में है तो क्या आपको लगता है कि उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, नहीं, यानी उसकी कंसंट्रेशन फिक्स रहेगी। कंसंट्रेशन मतलब वो है कितना, वो उतना फिक्स रहेगा, थोड़ा बहुत ही सोल्यूट उसकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर पाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कांस्टेंट रहेगी उसकी कंसंट्रेशन, बोल सकता हूं बिल्कुल। अच्छा, कांस्टेंट रहेगी कहने का मतलब इसकी तो कांस्टेंट रहने वाली है, कांस्टेंट, या फिर मैं फिक्स बोल देता हूं, ओके। अच्छा, अगर इसकी फिक्स है और मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो K इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, पहले इन दोनों की कंसंट्रेशन, ये लो भाई कंसंट्रेशन, देखो ये बड़ा वाला डब्बा ऐसा बनाता ना ब्रैकेट, इसका मतलब है कंसंट्रेशन। पहले मैं इसकी कंसंट्रेशन लिखूंगा 12H22O11, प्लस में H2O की लिखूंगा, ये लो भाई लिख दिया। अच्छा, फाइंड किया गया, इनकी पावर 1 1 है। अब होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये 2 होनी चाहिए थी, पर ये तो फिक्स है ना। अगर ये फिक्स है, क्या है, फिक्स है, तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। इस कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे बोल देता हूं कि के डैश कांस्टेंट है, डबल डैश कांस्टेंट को नया मान लिया। अब कितना बचेगा, अब तो सिर्फ इसका ही बचेगा, यानी C12H22O11 की पावर 1, यानी ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1।
और मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलरिटी तो कितनी दिख रही है, 1 2 यानी 2 मॉलिक्यूलर। यहां देखो क्या 1 होना चाहिए, यहां कितना हो गया 2 होना चाहिए, 1 हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर से एक ज्यादा आ जाती है। तो मैं ऐसे भी आई होप आपने लिख लिया होगा, ध्यान से देखो यही चीजें हैं सीखने लायक। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के अलावा अगर मैं देना चाहूँ इसी पेज पे दे देता हूँ एग्जांपल, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हम क्या बोल सकते हैं, यहां मैं बता देता हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये लिख देता हूं मैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, करवाऊं, CH3COO मान लो C2H5, दोनों साइड एल्काइल चेन होनी चाहिए, नाम से हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। एस्टर ये है, इसका मैंने जब हाइड्रोलिसिस करा यानी पानी के साथ मिक्स करवाया तो हमने क्या करा, एक तो ये वाला कंपोनेंट अलग हो जाए, एक ये, और इसमें से OH और H+ निकलेंगे, तो यहाँ H+ ले लेगा, ये OH- ले लेगा, देखो CH3COO H+ ले लिया इसने वाटर से, इधर वाली चेन ने क्या ले लिया, OH- ले लिया, C2H5 OH इथेनॉल बन गया और ये एसिटिक एसिड बन गया। अच्छा अब मैं क्या बता रहा हूं, वही काम क्या, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं, रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या बोलूंगा, K इंटू 2, तो मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं क्या 2 है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, एक इसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाना चाहिए 2, पर ये तो कांस्टेंट है ना, अगर ये कांस्टेंट है तो मैं K डैश करके वही कहानी दोबारा लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, क्या CH3COO C2H5। अब आपको क्लियरली विजिबल हो गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, अब देखो मॉलिक्यूलरिटी मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है मॉलिक्यूलरिटी, एक ज्यादा आ रही है। तो अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कहां पे लिख दूं, सिंपल सा मान लो मैंने लिख दिया यहां पर कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 1+ होगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। बस मॉलिक्यूलरिटी में इतना ही हमें ध्यान रखना है। ये रिएक्शन है ना, यही एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पहले इसे मिटाते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ के क्या होता है, कोई कांस्टेंट। मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस करके आ चुका हूं मैं, और तो और आपको इतना भारी काम है नहीं, आपको भी समझ में आता है, प्रोडक्ट लिख देना है जो भी है, वहां पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट लिख के एक कांस्टेंट ला जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल का यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसलिए लिखना सिखा देता हूं मैं, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, कोई स्पीड में कितनी स्पीड में हो रही है। अच्छा अब आपने अगर किसी ने पहले सीख रखा होगा तो आपको पता होगा कि हम वहां पे कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं। कोई बता सकता है क्यों क्या कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, सोच के देखो। कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहे हैं मतलब अगर मैंने जैसे 2x कोई कोफिशिएंट है और उसे मैं 2x से डिवाइड कर दूं जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, मतलब मैं एक मोल के लिए वो चीज डिफाइन करना चाह रहा हूं। कभी भी जब कोफिशिएंट आपको डिवाइड में दिख जाए तो वहां पे ज्यादा संभावना यही है कि उसे हम 1 मोल के लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा सीखते हैं सारी चीजों को 1 बाय 1। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सिंपल सी बात है, रेट मतलब स्पीड, कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है। अच्छा मैं अब dv/dt लिखूंगा तो कंफ्यूज मत या घबरा मत जाना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि dt d डेल्टा t वो सब है क्या। आपको इतना तो पता होगा कि जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे होते हैं, मान लो कोई रिएक्शन लिखता हूं मैं 2x + 3y इज इक्वल टू मतलब
ये प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, मान लो 2a बना रहा है। अब ये टाइम के साथ क्या होंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे, घटेंगे मतलब कम हो रहे होंगे, गायब हो रहे होंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ डिसअपियर होंगे, डिसअपियर होंगे। ओके, ये क्या होगा, बन रहा होगा मतलब ये अपीयर हो रहा होगा, ये क्या होंगे, अपीयर होंगे। अच्छा, अब मैं क्या बताता हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, सिंपली ये अपीयर की जगह डिसअपियर हो रहे ना, तो हम कैसे लिखेंगे, डिसअपियर मतलब गायब हो रहे, तो -1/2 1 लिख सकता हूं। अब डेल्टा एवरेज है ना, तो डेल्टा का यूज करेंगे, डेल्टा x बाय डेल्टा t, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, मैं इसके रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे, इसको डिवाइड में -1/2, माइनस क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, डिसअपियर, रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहा है इसलिए माइनस आ रहा है। अच्छा, क्या होगा भाई, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा t, टी डेल्टा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रेट लिख रहे हैं ना, रेट में हमेशा टी से डिवाइड होता है, टाइम से डिवाइड होता है। अच्छा, प्लस में 1/2। अब बोलोगे सर प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अपीरियंस की बात चल रही, बढ़ रहा है ना, तो पॉजिटिव 1/2 यानी कोफिशिएंट से डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1 मोल के रिस्पेक्ट में मैं रेट ऑफ रिएक्शन बताना चाह रहा हूं। अच्छा, क्या है, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, बहुत इजी है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अब आपके दिमाग में फटाफट वही चीजें घूमेंगी जो मैं सोच रहा हूं, डेल्टा की जगह टी छोटा ले लेंगे, dx बाय dt, बस इतनी तो बात है। यही हम सेम यहां टेप देंगे कि -1/3 डेल्टा dy बाय dt, डेल्टा की जगह हम d लगा दे रहे, बस इंस्टेंटेनियस यानी एक इंस्टेंट पे, एक छोटे से टाइम इंटरवल पे, प्लस 1/2 dA बाय dt, थ्रू आउट द चैप्टर यही चीज काम आएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बोलूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस क्वेश्चन इतने ज्यादा यहां से आते नहीं है, तो मैं यहां पे क्वेश्चन भर के करवाऊं उसका कोई मतलब बनता नहीं है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में याद रखना, या फिर मैं बोलूं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस, अपीयरेंस अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा, अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस में क्या होगा, देयर इज नो रोल ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, किसका, नो रोल ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर इतना बड़ा नाम ले लिए है क्या, मैं अभी अभी एक एक चीज समझाता हूं। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख रखा है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में ये जो हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना वो नहीं लिखेंगे, बाकी सेम वही टेप देंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब डिसअपीयर तो यही चीज हो रही होगी, तो मैं इन्हीं का लिखूंगा। मान लो यहाँ पे मैंने x का लिखना चाहा और y का, अगर मैं x का लिखना चाहा तो कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस r और d लिखना चाहूं x के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा डेल्टा x बाय डेल्टा t, और मोड लगा दूंगा, मोड का मतलब पॉजिटिव होना ही चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है वैल्यू कैसी आ रही है, हमें पॉजिटिव रख देना है, ठीक है। अगर y के रिस्पेक्ट में निकालूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू, तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा t, कई लोग कैसे वही है इंस्टेंट की कहानी में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा dx बाय dt, यहां लिखना चाहूं तो dx बाय dt। आई होप क्लियर होगा। एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा और क्लियर होगा, ये लो भाई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अब मैं डायरेक्टली ये दे दूं, ये ना दूं, ये दे दूं तो उससे फायदा नहीं है, वो सबको एक ही क्वेश्चन में मिक्स हो जाएगा। पहले एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ में यहाँ की बी की कंसंट्रेशन दी है, कंसंट्रेशन दी है तो मैं ऐसे लिख देता हूं कंसंट्रेशन को, ये लो, और यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, क्या रिएक्शन है, 2a प्लस बी इक्वल टू 3c, ठीक है, ये रिएक्शन दी है, और b और टाइम ग्राफ दे रखा है, कैसा दिया है, ऐसा दिया है, और यहां थीटा बता रखा है 30 डिग्री है,
ठीक है। और हमें बोला क्या है फाइंड करने को, कि फाइंड करो, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। कहां पे, मान लो ग्राफ में ऐसा भी दिया हुआ है, ये एक टिपिकल एग्जांपल है, और यहां पे 5 सेकंड का ग्राफ बना रखा है। क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन 8 5 सेकंड, 5 सेकंड में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को। दूसरा क्या बोल दिया है कि फाइंड करो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ए बोल सकता हूं, बी बोल सकता हूं, तो मैं ए का मान लेता हूं, ठीक है। वही एट 5 सेकंड कर देंगे क्या हम, बहुत इजी है। चलो सोल्यूशन करवाता हूं। ये पहले मैं एक डंडा सा बना देता हूं ताकि ये चीजें अलग हो जाए, ठीक है। अब करवाता हूं, इसको कैसे सोल्व करना है देखते जाओ। पहले तो मेरे को बताओ स्लोप क्या होती है। स्लोप होती है टेन थीटा, एक टेंजेंट बना देते हैं। टेंजेंट हमेशा कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लेंगे एंगल, ना कि ये लेंगे। तो 150 का एंगल लेना है। बच्चे को आते हुए बस एंगल के चक्कर में सवाल गलत हो जाता है, तो याद रखना एंगल यहां से लेंगे, ठीक है। स्लोप की बात करूं मैं, स्लोप तो क्या होगा, टेन थीटा होगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या है, 150 है, ठीक है। और टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी की कंसंट्रेशन, या डी बी बोल दूंगा मैं, डी बी बोल सकता हूं। और यहाँ पे डी टी, टाइम क्या है, इंस्टेंट पे है, तो डी टी, ठीक है। अच्छा, डीबी बाई डी टी है कितना, देखो 10, इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, 10 150 का सोल्व कर सकते हैं। 10 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 माइनस 130, क्या माइनस 10 30 बोल सकता हूं मैं। अच्छा, अब मैं 10 30 की वैल्यू बता दू 1/√3, आ गया उत्तर। और क्या करना, बस सिंपल, ये तो सिर्फ आया कि स्लोप क्या है, पर पूछा क्या है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन देखो मिला क्या है, इससे देखो रेट ऑफ रिएक्शन यानी बी की वैल्यू देखूं मैं, अगर बी देखूं मैं तो बी को मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपियर हो रहा होगा तो -1/1, और 1 है कोफिशिएंट इसलिए 1/1 करना है अपॉन में, यानी dB बाय dt। ऐसी तो लिखूंगा मैं, इसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहा, ये क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब तुम बताओ, माइनस इक्वल टू -1/1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसकी वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, कितनी, -1/√3। तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाता है, 1/√3 आ गया वैल्यू में। अब इसका हम यूनिट क्या रखे, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सुनो क्या होती है, यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन किसी की कंसंट्रेशन अपॉन में कितना टाइम, यही चीज तो कर रहे हो, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल, और अपॉन में लीटर, और टाइम को हम अगर सेकंड में देखा तो सेकंड का इनवर्स, अगर मिनट में दे तो मिनट का इनवर्स। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे यूनिट हो गई इसकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, अगर सेकंड में टाइम दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ के आपको बताता हूं, ये तो मैंने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। किसकी डिसअपीयरेंस, ए की। अगर मैं ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए -1/2, ऐसे लिखूंगा ना, -1/2, और ए है, ए लिख दिया, लो भाई ए अपॉन में dt, डेल्टा ए और डेल्टा टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। डिसअपीयरेंस में ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है सर, डिसअपीयरेंस कहाँ है, पर डिसअपीयरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां से मैं ये नेगेटिव साइन मैंने बताया ना, मोड जब हम लगाते हैं तो हम नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं देखते, मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या, 1/√3, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये लो 2, तो 2/√3, और यूनिट क्या वही है, मोल लीटर और सेकंड इनवर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, और ये सवाल देख लेना क्योंकि टिपिकल एग्जांपल है पूरी चीजों का। आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं
कि अब रेट ऑफ रिएक्शन मैंने वहां पे के के टर्म में लिखना सिखाया था, तो के की यूनिट कैसे निकालूं। अच्छा, मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताया क्या होती है, मैंने वो बताया कि जो रिएक्टेंट स्पीसीज है उनकी कितनी पावर है, सारी पावर को अगर हमने जोड़ लिया तो वो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरीके से आएगा। तो एक बात बताओ, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबको जोड़ के आएगा तो कितनी भी स्पीसीज मैं नीचे रख दूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त तो क्या करूंगा, मैं उनका बेस सेम करके उनकी पावर को ऐड कर दूंगा। सारी चीजें बताता हूं, अभी थोड़ा सा सुनते चलो। पहले इसे थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। यूनिट ऑफ के क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो आप अगर यूनिट ऑफ के देख लोगे ना कि ये जीरो ऑर्डर की यूनिट है या के की है, तो आप बहुत सारे सवाल तो फिंगर टिप्स पे ही सोल्व कर दोगे। कई सवाल होंगे जिनके अंदर अगर परसेंटेज वाले सवाल होंगे ना, कितने परसेंट कंप्लीट हो गए, इतने परसेंट कंप्लीट नहीं हुई, तो वहां पे हमें एक छोटा सा काम करना होता है। क्या काम करना होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लेना होता है। क्यों, आप बोलोगे सर 100 के अलावा अगर मैं ज्यादा मान लूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो मान लो। पर वही बात है ना कि अगर आप 100 से ऊपर 102 मानोगे, 3 मानोगे, हर बार आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन दिक्कत एक ही है कि यार जब सोल्व करोगे तो सोल्व के वक्त कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए जब परसेंटेज के सवाल दिखे तो ट्राई करो कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसे कितना मान लो, उसे 100 मान लो, और फिर रिमेनिंग निकालनी हो तो रिमेनिंग में तुम्हें पता है क्या, 100 में से जैसे मान लो 30% कंप्लीट होगी तो रिमेनिंग कितनी बची होगी, 100 में से 30% चले गए यानी 60 बच रहे होंगे, तो सही नहीं 70 बच रहे होंगे। तो ऐसे हम सोल्व करेंगे। पहले हम सीखते हैं यूनिट ऑफ के, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से सीखना। क्या, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। बोर्ड थोड़ा गीला रह गया, कोई नहीं, अच्छा मिटा देता हूं थोड़ा सा, देखो बोर्ड गीला रह रहा है तो लिख नहीं पा रही। अच्छा भाई, यूनिट ऑफ के कैसे निकालूंगा, तो कैसे लिखते थे हम, रेट जब भी लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे, के इनटू में जितनी भी रिएक्टेंट स्पीशीज है, मान लो एक है तो एक, मान लो इस पे पावर कुछ भी हो सकती है तो मैंने एक्स ले लिया, और यहाँ पे एक और मान लो वाई, जितनी भी होगी सबके ऑर्डर को जोड़ देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। उसका काम है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अब के निकालना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले तो रेट, ये लो रेट के अपोन में क्या करूंगा, इनकी रिएक्टिंग स्पीसीज को लिख दूंगा बटे में, लिख देते हैं भाई, बोलो, ये लो लिख दिया। अच्छा, अब रेट की यूनिट अभी जस्ट पीछे बोल कर आए, दोबारा सुन लो, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है, या फिर भाई याद करो ना कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय लीटर, और इसके नीचे में टाइम को जब डिवाइड ऊपर जाके पर सेकंड बना दी थी मैंने अभी। अच्छा, मोल पर लीटर लिख दी, और यहां पे इसका क्या होगा, मोल पर लीटर, ये लो भाई मोल पर लीटर, और इसकी पावर इस टाइम एक्स है, इसकी 1 मान लो, कुछ लिखे ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बी की क्या होगी, ये भी कोई कंसंट्रेशन है, किसी कंसंट्रेशन है ना बी, तो उसको भी यही लिखोगे आप, ये लो वाई लिख दिया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती थी, इन दोनों को ऐड करके आता था, और मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एन लिख देता हूं जनरली। अच्छा, तो लिख देते हैं, पहले तो मोल बाय लीटर, मोल बाय लीटर माइनस 1 बाय, ये बिल्कुल सेम टेप दिया मैंने और कुछ काम नहीं करा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, जब पावर ऐड हो जाएगी, मान लो 2 की जगह आप बोलोगे सर 3 ले लिया 4 ले लिया, सबको ऐड करके हमें तो n की वैल्यू बतानी है, तो हम x प्लस वाई कर देंगे, और को तो z वेड जितने हैं वो सारे ही ऐड हो जाएंगे। अच्छा, मोल बाय लीटर पर सेकेंड, और इसे मैं n मान सकता हूं, n का मतलब सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं n ले लिया इसे, x प्लस वाई को n मान लिया। अच्छा,
अब मैं इसे फर्दर सोल्व करना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि इस पे 1 है, देखो एक एक करके दिखा देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि हो क्या गया। L बाय लीटर की पावर 1 सेकेंड की -1 और इसे ऊपर ले गया तो यहाँ पे n है, वहां -n हो जाएगा। अच्छा, मोल बाय लीटर और ये -n। अब तुम बताओ -n और इसको पावर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो वही काम करूंगा, मैं पावर को ऐड करवा दूंगा। अच्छा, n-1 ये ऐड होने के बाद 1 - n यही तो होगा, बाद में क्या बच गया सेकेंड। यही यूनिट आने का तरीका हो गया, k की यूनिट ऐसे ही निकलेगी। अच्छा, एग्जाम्पल बता देता हूं, मैं कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स की बात करें तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहां जीरो लिखूंगा, जीरो लिखूंगा तो 1, ये तो सेम ही रहेगा। मोल और लीटर ऊपर चला गया तो 1 और ये आगे। मेनली ये आपको रट्टा मार लो, याद कर लो और समझ के याद करो, ये नहीं अंधा याद कर लिया, समझ में नहीं आ रहा, बस याद करे जा रहे 2 2 2 2 2 3, ये फायदा नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोला मैंने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या होगी, उसके के की यूनिट क्या होगी, तो क्या होगी, यहां पे मैं क्या रखूंगा, अब 1 रखूंगा, अगर 1 में से 1 गया तो 0, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, किसी के पावर, अगर किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 आ जाता है, तो 1 इंटू में ये, तो सिंपली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये जो चीज बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर 2 होगी तो क्या होगी, आप कैलकुलेट करके बताओ मेरे को क्या होगी। सोचो यहां पे 2 है, अगर 2 में से -1 गया तो कितना बचा, 2 में से अगर -1 गया तो कितना बता, आप खुद सोचो। क्या बोल रहे हो, बहुत बड़ा साइंस पूछ लिया, ये तो सबको पता -1 होगा। अगर -1 होगा तो क्या होगा, यहां पर थोड़ी सी इक्की भर लूं मैं, अगर मैंने ऑर्डर कौन सा 2 ले लिया, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लिखना चाहा, यानी उसका रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखना चाहा, किसकी, सेकंड ऑर्डर की, लिखूं मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी यूनिट लिखना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, 2 लिखूंगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया -1 मतलब ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में, ऊपर जाके ये नेगेटिव में होता, पर अब उल्टा घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स और लीटर पॉजिटिव में रहेगा और ये फिर सेकंड में। अगर 3 की लिखनी चाहूं तो 3 का भी ऐसे ही आप बता दोगे, ये होमवर्क आप करके दिखाना, ठीक है, बहुत इजीली आ गया, यहाँ 3 लिख दो, -2 अब ये उल्टा हो जाएगा, ये -1 में आना चाहिए तो -2 से मल्टीप्लाई -2, पर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 का इनवर्स हो जाएगा, ये सेम रहेगा। ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हो, ये इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में दिया तो आपको ये समझ जाना है कि फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, समझो क्या मतलब है फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मतलब है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब फर्स्ट रहा होगा, तो बस यही चीज है, कोई रिएक्शन है। अच्छा, मैं अब रिएक्शन के जितने ही फॉर्मूले लिखवाऊंगा ना, वो मैं ए से प्रोडक्ट बनने वाले बताऊंगा। अब बोलोगे सर बाकी अगर कुछ और आ गया तो, कुछ और आता नहीं, आ जाएगा तो क्या आ सकता है वो भी बता देता हूं मैं, पहले इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसे कैसे हैंडल करना है उसे भी सीख ले, कुछ नहीं करना, अगर पढ़ा होगा किसी ने तो पता होगा कि जितना कोफिशिएंट ज्यादा होगा उसे उतने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और उत्तर आ जाएगा। चलो भाई, हाय तू लोगानू दसे कि तू नहीं किता कोई दगा नहीं किता जो किता नहीं या बस बेवफा जाने पहला ही बदनाम तू होर करा देवे सानू भी तेरे नाम
अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं जहां से चैप्टर की बहुत ही अच्छी नींव रखी जाती है, जहां से क्वेश्चन उठ उठ के आ ही रहे होते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या बोलोगे सर, जीरो के बाद 1 भी पढ़ाओगे, 2 पढ़ाओगे, 3 पढ़ाओगे? यस, मैं 0 पढ़ाऊंगा, 1 पढ़ाऊंगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ इन सबके लिए एक जर्नल फॉर्मूला दे दूंगा जिससे आप खुद ही निकाल सकते हो बाकी की चीजें। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन में 0 ऑर्डर मतलब उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 0 होगा। तो मैं एक ये लिख देता हूं, ये लो, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। थोड़ी सी डेरिवेशन सीखते हैं हम। मैंने क्या बोला, अगर ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ए टाइप प्रोडक्ट रिएक्शन बोल देते हैं हम ऐसे। अच्छा, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और इसका मैंने बोला रेट लिखो, तो रेट कैसे लिखोगे, आप लिखोगे के इंटू में ए की पावर। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले बता दिया, 0 ऑर्डर तो 0, यानी रेट उसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ना करे, रेट या रेट ऑफ रिएक्शन दोनों ही बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ना करे उसकी कंसंट्रेशन पे, वो कैसी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, दूसरा तरीका भी आपको सिखाया था मैंने रेट लिखने का। यस, बिल्कुल रेट लिखने का दूसरा तरीका बताया था कि ये डिसअपियर हो रहा होगा और प्रोडक्ट अपीयर हो रहे होंगे। डिसअपियर के लिए -1/1 और इसमें मैं dA/dt लिख दूंगा। क्लियर है तो दोनों एक तो इक्वेट कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं, करते हैं इक्वेट। करता हूं इक्वेट तो मैं क्या लिखता हूं, -1/1 dA/dt इक्वल टू, ये लिख सकता हूं के ए की पावर ए नॉट। अब अगर 0 है किसी की पावर, अगर किसी की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब के बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अब मैं कैसे सोल्व करके ऐसे लिख सकता हूं कि डी ए अपॉन में ये जो डी ए इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस इधर ले गया माइनस के, और डी टी को ले गया उधर के डी टी। सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर मैं इसे फर्दर सोल्व करना चाहूं तो मेरे को तो ए चाहिए ना, मेरे को ये तो छोटा ए आ गया, हमें फाइनली ए चाहिए, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डीए का। तो मान लो कहां पे, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली मैंने ए नॉट से लेकर फाइनल कंसंट्रेशन मान ली मैंने ए, इसका इंटीग्रेशन यहाँ, के तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt। dt का इंटीग्रेशन कहां से, 0 से t तक। इंटीग्रेशन में तो बताया 0 1 n+1 अपॉन में n+1 ऐसे कुछ करते हैं, बहुत इजी। तो दूर से इतना ना सोच के भी ये सोचो ना, da छोटा छोटा मिलके अल्टीमेटली da बनेगा ना बस, तो a लिख दिया, ये लो a। a की क्या है कंसंट्रेशन, यहां से ये पावर है। ठीक है, अब मैं सिंपली इसे करना चाहूं तो ऐसी मैं dt टोटल मिलके t बनेगा। अब t पे क्या पावर है, ये और एक ये माइनस की। ठीक है, इसे भूल मत जाना, इसे भी लेके चलना है। अच्छा, अब मैं इसे सोल्व करूं तो a की जगह एक a और फिर एक बार ये लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन होता है, एक बार इसे उठा के रखते हैं और एक बार इसे उठा के रखते हैं। अब मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो मैं एक बार इसे उठा के रखूंगा, एक बार इसे, तो मैं लिखता हूं -k और t, एक बार तो t लिख दूंगा और एक बार 0 लिखूंगा, क्योंकि t की जगह मैं 0 रखूंगा तो 0 ही आएगा, तो मैं यहाँ पे -kt बोल दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसे, ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन और ये है इनिशियल को उधर उठा के ले गया, तो -a0 था प्लस a0 इनिशियल, माइनस में kt, यही तो आएगा, इसे उठा के इधर ले आया। अच्छा, अब ये आ गया 0 ऑर्डर का फॉर्मूला, जो दिख तो बहुत छोटा रहा है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं, इसे ले लिया मैंने y, इसे ले लिया मैंने y और इसे ले लिया मैंने x, ये ले लिया मैंने स्लोप जो कि नेगेटिव की है, और ये ले लिया इंटरसेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती है, क्या दो चीजें पूछी जाती है कि टी हाफ यानी रिएक्शन आधी कब कंप्लीट होगी और रिएक्शन पूरी कब कंप्लीट होगी। तो जब मैं बोलूंगा हाफ लाइफ लिखने के लिए, मतलब आधी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी होगी।
तो मतलब टाइम क्या हो गया होगा, टी हाफ हो गया होगा फाइनल टाइम, और कंसंट्रेशन ए की कितनी हो गई होगी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी आधी हो गई होगी। तो टी हाफ लिखूंगा तो पहले मैं ये फॉर्मूले चिपका देता हूं यहां पे, लो भाई एक फॉर्मूले चिपका दिया। अब इसके साथ थोड़ा सा खेल करेंगे, ये जो है इनको पुट कर देते हैं, तो करते हैं भाई, ए को तो ए रहने दिया, इसे पुट करा तो ए नॉट बाय 2 के टी, टी की जगह मैं टी हाफ पुट कर देता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, उधर ले जाके इसको इधर ले आऊंगा ए। अब देखो क्या मैं इसमें से ये घटा सकता हूं, बात को समझो मैं क्या बोल रहा था, ये तो रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन में क्या मैंने सही करा है, थोड़ा सोच के देखो आप, मैंने क्या बोला, फाइनल कंसिडरेशन इसकी इक्वल होनी चाहिए और मैंने इनिशियल की जगह पुट कर दिया। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये सही चल रहा है, तो नहीं, हम गलत पाथ पे चल रहे हैं। क्यों गलत पाथ पे चल रहे हैं ये बता दिया, क्योंकि बहुत स्टूडेंट यही गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, अब गड़बड़ को ठीक करते हुए ए की जगह रखूंगा मैं ए नोट बाई टी, फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल की आधी होगी ना, टी हाफ, मतलब जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए। अब मैं लिखूंगा इसे, इनिशियल को इनिशियल रहने दिया और यहाँ के टी, टी की जगह मैं टी हाफ लिख दे रहा हूं, ये यहां से उठा के। अच्छा, अब इसको उठा के मैं इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इनमें से देखो, हम अभी सोल्व करने की जगह थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वैसे भी सोल्व हो जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स है। पर समझो, यहां 1 लिख दूंगा, यहां भी 1 लिख दूंगा, एक ए नोट में से माइनस आधा गया, मतलब आधा तो बचेगा, तो आधा लिख देते हैं ए नोट बाई 2। तो अगर टी की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट बाय 2 के, यही तो वैल्यू होगी टी की। अच्छा, टी की वैल्यू आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी ग्राफ बना लेंगे हम, सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और समझ में आया, जो टी हाफ है ना वो डिपेंड कर रहा है ए नोट पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूं एक हाफ लाइफ निकालना सीख गए, ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। और मैं कहूंगा ये कि इसके साथ हाफ रेट के लिए याद रखो, और एक फुल बता देता हूं मैं आपको, फुल कैसे करेंगे, यानी लाइफ टाइम, लाइफ टाइम लिख दूं, लाइफ टाइम रिएक्शन, यानी रिएक्शन कब 100% कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन कब 100% कंप्लीट हो जाएगी, कब होगी, जब टी की वैल्यू को तो मैं टी एल एफ लिख दूंगा लाइफ टाइम, और टी जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाएगी, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, 50% हो जाए तो हाफ, और फुल हो जाए तो फुल। अच्छा, अब मैं यहां पे वही फॉर्मूला फिर चिपका दे रहा हूं, ए नॉट माइनस के टी, ये लो। अच्छा, अब क्या है, इसकी जगह मैं कह रहा हूं फाइनली 0 हो जाएगा तो इसे 0 कर देता हूं, बाकियों को सोल्व कर दूंगा। ये क्या है, टी लाइफ जब कंप्लीट हो जाएगी तो टी एल एफ लिख देता हूं। अब इसको उधर ले जाऊंगा तो ये के टी एल एफ इज इक्वल टू ए नोट। अच्छा, अब मैं इसमें से के को नीचे ले आ सकता हूं तो टी एल एफ आ जाएगा, यही तो हमें चाहिए, तो ए नॉट अपॉन में के, यही टी एल एफ होती है, जो कि हाफ लाइफ के आधी हो जाती है, क्योंकि अगर आधा करने जाओ तो बटे में 2, तो यही तो आ जाएगा बटे में 2। तो आई होप आपको समझ में होगा हाफ लाइफ फुल लाइफ क्या है। अब 2 4 हम वो देख लेते ग्राफ, तो ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं और यहाँ पे देखो एक्सिस मैंने इसीलिए जगह छोड़ दी थी कि ग्राफ बना लूंगा, यहाँ पे y पे रख दो मैंने a, x पे रख दिया टाइम, तो कंसंट्रेशन ऑफ a और टाइम का ग्राफ किसी ने पूछ लिया तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखो फॉलो कर दो सारी, नेगेटिव स्लोप है तो ऐसा जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर किसी ने बोल दिया कि स्लोप क्या है तो आप क्या बताओगे, माइनस के इसकी स्लोप है, और इंटरसेप्ट क्या है, C4 इंटरसेप्ट, तो ए नॉट, ये इतना इंटरसेप्ट है। अच्छा, और कोई पूछ ले कि टी हाफ का ग्राफ,
यही बना देता हूँ, टी हाफ का ग्राफ और ए नोट के कंपैरिजन में। तो कैसा होगा, टी हाफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा, ये लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर किसी ने स्लोप पूछ ली, क्या स्लोप क्या है, तो आप क्या बताओगे, यहां मान लो ना C0 मान लो और ये आ गई स्लोप 1/2 के, 1/2 के स्लोप भी ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे ही हम और भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इतना ही हमें सीखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। कॉपी करो, फिर मैं इसे मिटाता हूं, देख लो अच्छे से। अब हम सीखते हैं फुल लाइफ ग्राफ। कौन सा, जो फुल लाइफ मतलब फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सीखेंगे। जितनी बातें जीरो ऑर्डर के बारे में होनी थी हो गई, जितनी बातें मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में होनी थी हो गई, जितनी बातें मैं कर सकता था रेट कांस्टेंट के बारे में कर ली, और करने को तो और भी कर लो, पर यार रिलेवेंट नहीं रही चीजें तो फिर फायदा नहीं है ना। तो मैं चाह रहा हूं इस वन शॉट में आपको रिलेवेंसी वाली चीजें बता दूं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाते रहो, कुछ ना कोई नई पॉइंट आपको पकड़ में आते रहेंगे और जो हमने कंसेप्ट सीखा है वो और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अच्छा, पहले बोर्ड मिटा देते हो, फिर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। जीरो ऑर्डर हमने अच्छे से पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर नाम से समझ में आ रहा है कि इस बार रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इस बार रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो एक होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं पूछ लूं फर्स्ट ऑर्डर का तो एक होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। और डेफिनेशन लिखवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये चीजें होती है जो आप माइंड में रखो, माइंड में रखोगे तो इजीली याद भी होगा, और ये चीजें ना ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो करवाने को तो 50 चीजें और करवा दो जो एग्जाम में आनी नहीं, और फिर वही बात है कि फिर आप देखो कि यार आई क्यों नहीं। चलो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम सीखते हैं। यहां पर एक छोटी सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, उसे और बता दूंगा। अब हम सीखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, यानी अगर मैं रेट लिखना चाहूं, ये सब मैं देखो एक बार बता दे रहा हूं आपको, केमिकल काइनेटिक्स मिट गया, थोड़ा सा लिख देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूं ए बी टाइप प्रोडक्ट। मान लो सर प्रोडक्ट, मान लो जैसे अभी हमने निकाला कि जो आ रही थी वो के, जो भी आ रही थी कि जैसे क्या आ रही थी, कुछ भी के बटे में ए की कंसंट्रेशन 2 की ऐसे आ रही थी, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। मान लो यहाँ पर 3 दिया हुआ है और चीजों को टैकल करना सिखा रहा हूँ। 3 दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, वही जो रिएक्शन थी या जो रिजल्ट था बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, ये लो भाई। अब जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर में क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इक्वल हो जाएगा के इंटू में ए की बात चल रही तो ए, और इसकी पावर 0 नहीं 1 की बात चल रही है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है रेट लिखने का, जो मैंने आपको बीच में भी सिखाया था, वो क्या था, ये अब डिसअपियर होगा तो माइनस का 1/1, और इसके में dA बाय dt। ये लो, अब इन दोनों को फिर वही कहानी है, इक्वेट कर दो और आगे कहानी सोल्व कर दो। एक बता देता हूं, मैथमेटिक्स में एक चीज आएंगी यहाँ पे कि जो dx अपॉन में x होता है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो लोग ex होता है, लोग 10 नहीं, बेस में e या फिर ln x बोल सकता हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करनी होगी। सीखते कैसे यूज करेंगे, पहले मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। रेट रेट है ना, तो दोनों रेट को एक साथ लिख सकते हैं भाई, लिखते हैं -1/1 dA बाय dt। किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाना अल्टीमेटली उसी साइड है 1। अच्छा
अब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस को इधर ले जाता हूं। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी ए अपॉन को नीचे ले आता हूं ए, और इसको मैं ले जाता हूं माइनस के डी टी माइनस के। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं वही काम कर दूंगा, फिर इंटीग्रेशन करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं। डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन। टी का इंटीग्रेशन कहां से, 0 से टाइम टी तक, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए नोट से ए तक। ठीक है, अच्छा मैंने ये प्रॉपर्टी है dx बाई dx log ln x होता है, यानी log e की पावर x। तो मैं वही काम यहां कर दूंगा। करूं तो करते हैं, dx बाई a, da बाई a है तो वही है ना dx बाई x, तो log बोलूंगा मैं log e क्या a, और ये क्या ले लेंगे बाहर, बाहर क्या है ये और ये। ठीक है, चीजें ध्यान से सीखते जाओ, जो चीजें पढ़ा रही है। अब ये मत सोचो कि मैं इंटीग्रेशन सीख के आऊंगा फिर ये करूंगा, जो चीजें सिखा रहा हूं वो सीखो, काम बनता जाएगा, इतनी ही हमें जरूरत है। अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नीट ओरिएंटेड पढ़ाऊं, नीट में इतनी जरूरत नहीं होती इन चीजों की, हमें फाइनल रिजल्ट याद रखना है। पर आया कहां से, वो इसलिए कि मान लो सर फिर एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछने का यहां से सवाल पूछ सकता है, तो आपको आना चाहिए। 3 आ गया तो कैसे निकाल सकते हो। अच्छा जो चीजें याद करनी है ना वो मैं एक बार में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया इसका तो टी आ जाएगा, तो डी टी जोड़ेंगे तो लास्ट में तो टी आएगा, और 0 से टी तक का। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, पहले मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। इसे एक बार पुट करके ए की जगह एक बार इसे पुट करूंगा, ए की जगह एक बार इसको पुट करूंगा। पुट कर देते हैं, log ए माइनस में ये प्रॉपर्टी होती है log ई नॉट। ठीक है, एक बार इसे पुट कर दिया, फिर माइनस में करके इसे पुट कर दिया। अच्छा अब इसे मैं के एक बार टी लिखूंगा तो टी, एक बार 0 लिखूंगा उसका मतलब नहीं बनेगा, तो के टी लिख देता हूं। एक बार के इंटू 0 तो उसका मतलब नहीं बनेगा, तो उसका फायदा भी नहीं है। अच्छा अब मैं देखो कई चीजें हो सकती है, एक तो मैं ये बोल सकता हूँ ये क्या है, ये मैंने इसलिए बोला बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कभी काम पड़ जाए तो ऐसे से निकालते चलेंगे। अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, अगर ये के टी है, लॉग को अगर मैं सिंपली कन्वर्ट करना चाहूं तो 0.03 इनटू में, अब लॉग बेस 10 आ जाएगा। ए को नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो log 10a माइनस में log, अगर मैं इसे बोलना चाहूं तो इसे भी सिंपली कन्वर्ट कर दूं तो 2.303 log a नॉट। कुछ ना लिखो तो समझ जाना बेस 10 है, ये लो लिख देता हूं अभी बेस 10 माइनस में के टी, इतना ही तो आएगा। अब मान लो मैंने इन सबको डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड करा, क्योंकि सोल्व कर सके फर्दरली, जो आपको मेन इक्वेशन याद रखनी है उस इक्वेशन तक पहुंच जाए। तो डिवाइड करूंगा तो मान लो इसको डिवाइड में ये आ गया, इसके डिवाइड में ये आ गया, इसके डिवाइड में ये, तो डायरेक्टली थोड़ा सा देखो मैथमेटिक्स है समझते चलो, इससे डिवाइड ये कर दिया तो यही तो बच गया। तो मैं लिख दे रहा हूं log 10 की पावर a इक्वल टू, इसमें से डिवाइड कर दिया मैंने तो ये आ गया और इसको उधर ले गया, तो log प्लस में आ गया ना इस बार log a नॉट, यही तो बचेगा। और ये माइनस के टी है, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, पन्ना लेके आप खुद डिवाइड करके देखो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा अब मैं इसको इधर से उधर ले जा सकता हूं, देखो ले जाके दिखाता हूं मैं। फॉर्मूले पे फॉर्मूले आ जा रहे, इसलिए मैंने सोचा कि डेरिवेशन करवा दी जाए। इसको उठा के उधर ले गया मैं, log 10a, इसको उठा के उधर ले गया माइनस log 10a नॉट इक्वल टू माइनस के टी बट्टे में 2.303। ठीक है, ये सारे क्या है, ये ग्राफ बनाने में काम आने वाली चीजें हैं, तो मैं चाह रहा हूं आपको ऐसे सिखाता चलूं। अच्छा अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि log 10 a बटे में इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जिसने पढ़ रखा वो सोचा वो बोलेगा सर a नोट ऊपर आता और ये नीचे आता, पर देखो ना यहाँ माइनस है ना, वहां प्लस का पढ़ के आ रही हो, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे थोड़ा अच्छे से। अच्छा t को एक साइड रखना चाहूं, पहले मैं उधर घुमा के ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं के टी इज इक्वल टू
अब बोलोगे सर स्टिल, अब तो ये माइनस का हो गया और गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ नहीं लग रही, आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब हम बट्टे में कोई चीज और उसे इनवर्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, रेसिप्रोकलाइज कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। क्या कह रहे हो? अब समझ में आना स्टार्ट हो गया? समझते जाओ। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव साइन क्यों हटाया? क्योंकि अब मैं इसे उल्टा कर दिया, उल्टा करते ही नेगेटिव की साइन पॉजिटिव में बदल जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाता है। अब तो क्लियर है। टी की वैल्यू यहां से निकालो। क्या टी की वैल्यू होगी? इसे ऊपर ले जाओ, इसे नीचे, तो 2.303 अपॉन में के लॉग 10, ना लिखो बेस में तो समझ आना 10 ही है, ए अपॉन में ए। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला जो हमें रट्टा मारना है। समझ तो गए हैं हम, तो रट लेना है, ये चीज काम आएगी। अब मैं अगर ग्राफ की बात करूं, तुच्चे मुच्चे ग्राफ की, तो वो भी कर सकता हूं। अच्छा, यहां से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख सकता हूं, इस वाले फॉर्मूले से। लिख के दिखाऊं? लिख के दिखा देता हूं। दूसरा कलर यूज करता हूं, शायद ये प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ई अपॉन में लॉग ए, ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ई ए बाय ए नोट। ठीक है। अच्छा, इक्वल टू माइनस के टी। अब तुम्हें पता है एक्सपोनेंट जब हम लिखते हैं, अगर मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यही फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब मैं a इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो a नॉट e की पावर के टी, और इसका ग्राफ तुमने पढ़ा होगा, ऐसा होगा। आई होप आपको क्लियर होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर कोई बोल दे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो काम तो नहीं आती, पर डर नहीं जाना कि होता क्या है, ये होता है। अच्छा, अब मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं, 2-4 ग्राफ जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफ यहीं से देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट लिखूंगा मैं, और यहां पे ए की कंसंट्रेशन लिख दूं मैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा ग्राफ। स्लोप के है। अगर मैंने दूसरा ग्राफ बनाना चाहा, मान लो मैंने ग्राफ उठा के बनाना चाहा इस रिएक्शन का, मतलब log 10 ले लिया मैंने इस साइड, log 10 ए, और इस साइड मान लो मैंने ले लिया टाइम का ग्राफ। तो यहां पे देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉलो हो रही है, ध्यान से देखो थोड़ा सा। इसे मान लूंगा c और इसे मान लूंगा स्लोप, हो गया ना, mx प्लस सी इज इक्वल टू वाई। यही तो होता है स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का बना देता हूं। साइन कैसा है? नेगेटिव साइन है। ये कैप गिर गई, कोई देख लेते हैं, नेगेटिव साइन है। यही होता है मल्टीपल पेन को एक साथ पकड़ने का। फिर भी देखो ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है, तो ऐसा जाएगा, स्लोप कट गया। अगर स्लोप का कोई वैल्यू पूछ ले, इसकी तो समझ में के आ रही थी, इसकी नहीं समझ में आई, तो देखो माइनस के बाय 2.303, और ये क्या है? इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट कितना है? log 10 a नॉट। इंटरसेप्ट मतलब ये वैल्यू, और लोग इधर टाइम धर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑर्डर में बस हमें इतनी चीजें जाननी है। कोई एग्जांपल पूछ ले तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जो ईस्टर के बारे में पढ़ाया था, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, जिसको हम प्रोडक्ट में फर्दर डिवाइड करके, ये सारी चीजें इनका एग्जांपल है। अब हम आगे बढ़ के कुछ और चीजें सीखते हैं, पहले इन्हें मिटाते हैं। चलो भाई, फर्स्ट ऑर्डर की बहुत सी बातें हो गई। आप पूछो कि सर सेकंड ऑर्डर ही पढ़ाओगे? नहीं, सेकंड ऑर्डर का एक जर्नल फॉर्मूला बता दूंगा आपको, जो कि अब आगे काम आएगा। जर्नल फॉर्मूले की बात कर लेंगे हम अब। उसके बाद हम सीधा अपने आरएनएस इक्वेशन वाली थ्योरी पे पहुंच जाएंगे, और वही देखेंगे एंडो एक्सो में। और थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के ग्राफ कैसे बनते हैं, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या फंडा है, वो भी थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस कर लिया जाएगा। फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे, एक जर्नल फॉर्मूला बता देता हूं जो आपको काम आना है। ठीक है, पहले इसे अच्छे से मिटाना ही पड़ेगा। तुरी हाय मेरे तो बस
अपना ख्याल रखी हेरिए बड़ा दिल सादा सवास करी तेरे कोल। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना आप, ट्राई करना थोड़ा सा मैनेज करा जाए। अच्छा, फोन में ये ऑप्शन होता है ना आगे बढ़ाने का, तो उससे थोड़ा सा फायदा मिलता ही है यार। फायदा थोड़ा सा बहुत फायदा मिलता है। हाँ सही बात। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी 2 की स्पीड में देख रहे होते हैं। मेरा मन करता है कि भाई 2 की स्पीड में बढ़ाऊं, फिर मैं सोचता यार ऑलरेडी कहीं बोलते कि तेज है और तेज करवा देंगे, नहीं यही ना डूब जाए। अच्छा, अब मैं आपको जर्नल फॉर्मूले बताऊंगा। जनरल फॉर्मूला किसका? पहले तो अगर मेरे को इंटीग्रेटेड रेट लो लिखना है, किसका? इंटीग्रेटेड। नहीं सर ये क्या है? इंटीग्रेशन के थ्रू अभी जो रेट लो आ रहे थे वही बता दूंगा मैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ अगर ये कब अप्लाई होगा? जब n की वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? बहुत इजी सा फॉर्मूला है। T इज इक्वल टू 1 माइनस n-1 के आप ये लिख देंगे, देखते जाओ बहुत इजी है। n-1 माइनस 1 बाय a नोट n-1। ये हो गया जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लो का। k को इधर ले जाओ, t को इधर ले जाओ, k की वैल्यू आ जाएगी। अब t हाफ का, t हाफ का कैसे लिखूंगा मैं? t हाफ का भी नॉर्मल सीख लो। 2n-1 माइनस 1 अपॉन में वही है n-1 k a नॉट n-1 ऐसे। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कह दिया तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है। जो a नॉट है वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? जब यहाँ पे n-1 था, 1 माइनस n। ये 3 फॉर्मूले लिख लो, आपको बहुत हद तक क्वेश्चन हो जाएंगे। ये थर्ड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ के सीखते हैं कुछ वही कैटालिस्ट वाली बातें। अच्छा, कैटालिस्ट को कौन अल्टर कर सकता है? नहीं अल्टर कर सकता। अगर पूछ ले तो 2 चीजें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि एक डेल्टा जी एंट्रोपी, डेल्टा एच और इक्विलिब्रियम। ये 4 आपको याद रखने हैं। अभी लिखवा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। अब बढ़ के हम सीखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहा हूं? हमने सुन रखा है। हाँ, आपने एप्रोक्स डिपेंडेंसी के बारे में सुना होगा। उसमें क्या है? एप्रोक्सली बताया गया। क्या बताया गया? कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जब हम टेम्परेचर 10 गुना बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। टेम्परेचर 10 गुना मतलब 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ाएंगे। अच्छा, ये तो एप्रोक्स डिपेंडेंसी की बात होगी, लिखवा दूंगा अभी। तो यहाँ पे एक बोल देते हैं टर्म की टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो भी लिख के दिखा दूंगा। कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा है। और अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए तो समझो ये बहुत हलवा है। आप ऐसी यूनिटरी मेथड लगा के कि इससे कितना कम होगा तो इससे कितना कम होगा, 10 डिग्री वाला मेथड लगा के कर भी सकते हो सोल्व। इसलिए मैं थोड़ा सा टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में भी बताना चाहूंगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बचपन से एक लाइन पढ़ रखी हुई है आपने, जो मैं भी लिखवा देता हूं। क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे हलवे सवाल इसी से बन जाएंगे। लिखूं? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, on increasing temperature by 10 डिग्री सेल्सियस,
रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर मैं इसे के भी बोल सकता हूं, कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन या के इंक्रीज बाय 2 to 3 टाइम्स, इतने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन जब टेम्परेचर हम 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं। इसी में तुमने पढ़ा हुआ है अप्रोच डिपेंडेंसी में कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अच्छा, इसके बारे में बता दूं कि मैंने ये लिखा क्यों, खुद समझो। रेट ऑफ रिएक्शन है ये के इंटू इस पे, अब कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हुई, टेम्परेचर किस पे, के पे डिपेंड करेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर मैं टेम्परेचर एफ कोफिशिएंट की बात करूं तो ये होता क्या है, ये सिंपल सा यही बात कहता है कि जो के है वो T प्लस 10 अपॉन में के टी डिग्री सेल्सियस की बातचीत होती है। दूसरा वही मैं रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना चाहूं तो मैं रेट लिख दूंगा, रेट अगर टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेल्सियस प्लस है, यहाँ लिख देता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस प्लस है, अपॉन में जब उतने ही T डिग्री सेल्सियस है, T मतलब टेम्परेचर कितने है, तो इसे अप्रोक्स पर। अब आए आर्हेनियस, इन्होंने बोला यार अगर इनके बीच में हो तो क्या करे, तो उन्होंने एक इक्वेशन दे दी कि उन्होंने आर्हेनियस, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। क्या है आर्हेनियस इक्वेशन, लिख देता हूं, समझ जाना समझाऊंगा अभी एक एक टर्म क्या होता है। ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक एक चीज समझो क्या है, पहले तो मैंने इक्वेशन लिखवा दी जिस पे अभी डिटेल में थोड़ी बातें करते हैं। एक एक चीजें बताता हूं, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ए क्या है, ए को समझो, एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अच्छा, और क्या बोल सकता हूं मैं, आर्हेनियस कांस्टेंट बोल सकता हूं मैं, या आर्हेनियस फैक्टर बोल सकता हूं मैं, क्या, आर्हेनियस फैक्टर, या फिर एक और नाम है इसका प्रचलित नाम, कौन सा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई क्या है, अगर मैं बोलूं ई क्या है तो आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। आप इस बार इनके सवाल लगा लो तो बहुत इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है, आर अब किसकी बातें चल रही है, रेट ऑफ रिएक्शन में एनर्जी की, तो आर जो होता है, आर की वैल्यू हम रेट, ये क्या गैस कांस्टेंट दुनिया भर को पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पे 3.314 8.314 लेनी होती है, जूल पर मोल केल्विन जमोक करके आपको मैंने सिखाया भी था कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ के सीखते हैं, इक्वेशन तो आ गई, अब हम कुछ चीजें सीखते हैं, जैसे कोलिजन थ्योरी क्या कहता है, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी रिएक्शन में आप देखोगे तो एक बार में कोलिजन बहुत ज्यादा होते हैं, कितने ज्यादा होते हैं आप खुद देख लो, इतनी बार कोलिजन हो जाता है विद इन द टाइम यूनिट सेकंड में। क्या इतनी जल्दी हो जाता है, मतलब ये तो बहुत फास्ट है, तो कोई हमने रिएक्टेंट डाला प्रोडक्ट बन के आ जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, आता तो है नहीं। क्यों, क्योंकि हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता, एक साथ नहीं होता, जो प्रोडक्ट में वही प्रोडक्ट विल फॉर्म ओनली, क्या कहता है, सुनो ध्यान से स्टेटमेंट, प्रोडक्ट विल फॉर्म ओनली when occurrence of effectively and simultaneous collision between the molecules of the reactant, collision theory ये कहती है, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच जब इफेक्टिवली साइमल्टेनियसली जो कोलिजन होगा वहीं पे क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा, अब मैं क्या बताता हूं,
कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसी ने बोल दिया तो आप समझ जाना कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितना कोलिजन हो रहा है उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कितनी फ्रीक्वेंटली कोलिजन हो रहा है। अच्छा, हमें पढ़ना क्या है, इफेक्टिवली कोलिजन करवाना है। क्या? इफेक्टिवली कोलिजन। नैनो से नैनो को मिला, इफेक्टिवली कोलिजन। अगर मेरे को इफेक्टिवली कोलिजन करवाना है तो मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, दो बैरियर क्रॉस करवाने पड़ेंगे। कौन से बैरियर? ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल एक साथ इफेक्टिवली टकराए, मतलब जैसे वही बात है किसी लड़के के पास आप अप्रोच करने गए, आपको इफेक्टिवली कोलाइड करना है, मतलब बातचीत आगे अच्छे से बढ़ानी है, पर आपने क्या करा कि बोलते कि एक बार पेन दिखाना, पेन दिखा के चले गए, कहीं टच हो गए बस चले गए, तो क्या इससे बातचीत बन जाएगी? नहीं, प्रॉपर हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। मैंने क्या बोला, कोलिजन शुड बी हेड ऑन, कोलिजन शुड बी हेड ऑन, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। दूसरा, मान लो आपकी बातचीत नजरें मिल गई, अच्छी बातचीत हो रही है, वहां पे एक फैक्टर और काम करेगा, कौन सा? एनर्जी बैरियर, प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब कोई भी जब प्रोडक्ट बना रहे, हम कर क्या रहे, करवा क्या रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। प्रॉपर एनर्जी मतलब TH, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब वो एनर्जी जहां पे पहुंचकर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी में आपने एक और एनर्जी का नाम सुना होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है सुनो, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी, ये भी क्या, वो मिनिमम एनर्जी जहां पर कोई प्रोडक्ट इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएगा अच्छे से। वही समझो ना, लड़की वाला एग्जांपल लो, आपको कम से कम इतने पैसे तो चाहिए होंगे कि लड़की को ले जाके अच्छे से उसे ड्रॉप आउट करने तक बढ़िया उसका खर्चा निकाल सको। इसी तरीके से वो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी से पहले एक कंसेप्ट सुनो, कोई भी रिएक्टेंट है उसके बाद खुद तो कुछ पैसे होंगे, भूखे नंगे घर का तो नहीं होगा ना, कुछ तो पैसे मान लो 10-20 रुपए पड़े हैं, प्लस में अगर 20 रुपए पड़े हैं और 100 रुपए और 120 रुपए में काम बन रहा है, तो 120-100 रुपए की और जरूरत है। तो कहने का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब 120 रुपए टोटल चाहिए, तो वो टोटल होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। उनमें से हमारे पास 20 रुपए है और 100 रुपए लेने पड़ेंगे, तो 100 रुपए क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो एनर्जी जिसके देने के बाद प्रोडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट पर पहुंच जाए। इंटरमीडिएट मतलब उस स्टेट पे जहां से वो अपने आप ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, या जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो इरिवर्सिबल रिएक्शन में, तो उसमें ये जब दे देंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मतलब समझो, रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी है उसमें हमने ये एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करके प्रोडक्ट में बनना चालू हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज समझो, जो इंटरमीडिएट बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट, जैसे एग्जांपल लूं मैं, H2 है प्लस I2 है, तो इसका बॉन्ड सोचो ऐसा होगा ना, H का बॉन्ड और इसका I का बॉन्ड। अब ये धीरे धीरे पता क्या होगा, ऐसा कन्वर्ट होगा, H में बॉन्ड जो है ना वो स्लो पार्शियल बनने लग जाएगा, थोड़ा टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और I का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही समझोगे जैसे दो लड़के हैं, दो लड़के बढ़िया रह रहे थे, दो लड़कियां बढ़िया रह रही थी,
बट बाद में क्या हुआ कि पता चला यार लड़की से मिलने के बाद कि लड़की और लड़के का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसके साथ बनाने लग जाए और इसके साथ धीरे धीरे डिसअपीयरेंस तोड़ना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ये जब आई आई के साथ होगा तो ये दोनों आपस में अलग होनी स्टार्ट हो जाएगी और इसके साथ बॉन्ड बनाने लग जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाने लग जाएगा। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट मैं लिख देता हूं, इंटरमीडिएट लिख दिया। दूसरा नाम लिख देता हूं मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नाम से घबराना नहीं है, इसी को कहते हैं। दूसरा नाम हो सकता है ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा ये कैसी होगी, ज्यादा देर तो टिकेगी नहीं, ज्यादा देर हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो ये क्या होगी, शॉर्ट लिव्ड होगी। शॉर्ट लिव्ड होगी। इतनी बात है जो इंटरमीडिएट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सीखते हैं रिएक्शन प्रोफाइल या फिर एनर्जी प्रोफाइल। क्या सीखते हैं हम, रिएक्शन प्रोफाइल या फिर एनर्जी प्रोफाइल। क्या होती है प्रोफाइल? प्रोफाइल का मतलब वो कोई भी फाइल, फाइल से ही समझ में आ रहा है, वो कोई भी फाइल जिसके हम डॉक्यूमेंट रखते हैं, मतलब कोई इंफॉर्मेशन हो। तो मतलब रिएक्शन प्रोफाइल में भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी। अगर इंफॉर्मेशन होगी, रिएक्शन मतलब रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो अब हम पढ़ते हैं एनर्जी प्रोफाइल, मतलब रिएक्शन की एनर्जी की इंफॉर्मेशन होगी। मतलब सिंपल सी बात है, एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के अंदर हम सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन प्रोफाइल है। ठीक है, बनाते हैं एक एक चीजें। पहले यही है, बोर्ड थोड़ा क्लीन कर दिया चाहिए। ये लो, कोई पूछे ये क्या है, तो है तो सर्फ का पानी, पर आपको क्या बताना है, गंगा जल है। सीधी बातचीत। क्या कह रहे हो सर, ये नाल लाइन नहीं तो होता, बड़ी बातचीत, सब होगा, सुनते जाओ। अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, सोचो। एंडोथर्मिक हमने बचपन से पढ़ा है, जहां पे हीट हमें देनी पड़ी। मतलब हीट क्यों देनी पड़ेगी, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। एक्सो में क्या होगा, थोड़ा सा उल्टी बातचीत हो जाएगी। एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, और डेल्टा एच किसी ने पढ़ा है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यही तो होता है, एनर्जी प्रोडक्ट की कितनी है और रिएक्टेंट की कितनी है। मतलब अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी प्रोफाइल। क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी प्रोफाइल। मतलब मैं इसी को रिएक्शन प्रोफाइल भी बोल सकता हूं, रिएक्शन प्रोफाइल। मतलब ये चीज ऐसी पढ़ेंगे, मतलब कुछ ग्राफ है। ग्राफ क्या है, ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करके देगा कि कितनी एनर्जी है, ज्यादा है या कम है, और ये किस डायरेक्शन में जा रही है। रिएक्शन प्रोग्रेस की अगर हम ग्राफ बनाए तो क्या ग्राफ होगा एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, ये सब बात ही बताएगी एनर्जी प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा सीखते हैं वन बाय वन। पहले थोड़ी सी इंक भर ली जाए, कल नहीं लिखेंगे ना फिर बढ़िया। अच्छा भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। मतलब एनर्जी के बारे में बताया, किसकी एनर्जी, रिएक्शन की, इसलिए मैं इसे रिएक्शन प्रोफाइल भी बोल देता हूं। रिएक्शन प्रोफाइल या फिर एनर्जी प्रोफाइल। यहां पर हम सिंपली बात पे सीधा मुद्दे पे आते हैं। जो एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, और जो एक्सोथर्मिक होगी उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। अच्छा एक्सोथर्मिक में आपको पता है कि जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहां डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है। यहां रिलीज एक्सो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एग्जिट आउट हो रही है, यहां हमें देना पड़ेगा। अच्छा ये तो बेसिक बातें हैं कि एंथैल्पी चेंज होती है, वो क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट
माइनस एंथैल्पी मतलब एनर्जी, सिंपल सी, माइनस रिएक्टेंट। ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है इस केस में मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा रही होगी, तो लिख देते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? रिएक्टेंट की एनर्जी में। ये एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। यहां पर भी ऐसी, यहां पे नेगेटिव मतलब रिएक्टेंट की ज्यादा रही होगी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहां ज्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। अब सिंपल सा ग्राफ देखो और आगे बढ़ो। याद रखना है जब भी हम इनका ग्राफ बनाते हैं एक्सो एंडो का, तो ज्यादातर कैसा बनता है? पहाड़ के टाइप का बनेगा। मान लो यहां पे लिख दिया मैंने रिएक्शन प्रोग्रेस, यहां पे भी लिख देता हूं मैं रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और यहां पे मैं लिख देता हूं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, इनका ग्राफ देखूंगा तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रोडक्ट की ज्यादा होती, रिएक्टेंट की कम होनी चाहिए। दिमाग में ऐसा तो पहले ही बन जाना चाहिए, ये लो भाई ऐसा ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी मैं इस साइड दिखा रहा हूं। अगर मैं यहां एनर्जी लिख दूं तो भी चलेगा। एनर्जी इस साइड दिखा रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी तो है, ये लेंथ देखो, इसी को मैं रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट यहीं तक है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ये है, ये क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखो, रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी पहले ही थी, और रिएक्टेंट ने कितना एनर्जी लिया प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए? तो इतनी एनर्जी ले लिया। तो ये क्या है? ये है, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। इतनी हमें चाहिए ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए। अब मैं बोलूं इसे वापस नीचे ले आने की, तो देखो जैसे ही प्रोडक्ट बना तो इसने इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी, पर मिली कितनी? वापस इतनी ही। किसने? प्रोडक्ट ने रिलीज करी, मतलब पूरी नहीं करी, तो पॉजिटिव एनर्जी जो प्रोडक्ट के पास है वो ज्यादा रह गई, तो इसलिए एक्सोथर्मी का ग्राफ ऐसा हुआ। अच्छा, ये पूरी एनर्जी कौन सी थी? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। अगर मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर इरिवर्सिबल का होगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की होगी, और ये फॉरवर्ड की। अगर मैं इस टाइम पे बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं यही जो लाइन बनी है वो किसकी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन की। तो जब मैं इस कंपैरिजन इरिवर्सिबल की बात करूंगा तो इनको देखूंगा बस, और रिवर्सिबल की बात करूं तो उल्टा देख लूंगा। तो इसमें क्या फॉर्मूला बनता है डेल्टा एच का? यही बनता है एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन की ज्यादा और कम है, तो ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव आएगी। तो एंडोथर्मिक का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब एक्सोथर्मिक का देख लो, एक्सोथर्मिक का बना देते हैं। मान लो इतनी है रिएक्टेंट की एनर्जी, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, मतलब इसे थोड़ी जरूरत पड़ी होगी ताकि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आए, इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए। जैसी बनाया इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी। अब क्या ये हो गई रिएक्टेंट की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है देखो, ये कितनी थी? ये थी एक्टिवेशन एनर्जी, तो इतनी हुई ई ए, और ये पूरी क्या थी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितने को हमें कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए टोटल एनर्जी। अच्छा, उसके अलावा ये इसकी पहले से एग्जिस्टिंग एनर्जी। अगर मैं इस ग्राफ में ऐसे ही पूछ लेता डेल्टा एच कितना होगा, अगर डेल्टा एच पूछ लेता तो पता क्या होता? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये वाला जो होगा ये डेल्टा एच को शो करेगा। अच्छा, वापस हमने इस वाले ग्राफ पे आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, ये पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, इसने थोड़ी सी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ली और रिलीज प्रोडक्ट ने ज्यादा एनर्जी कर दी, तो रिलीज करिए इसलिए नेगेटिव साइन। देखो ना, समझो बात को, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? बहुत, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? बहुत कम है, और इसकी ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगी ना, तो इस बार नेगेटिव आ रहा है डेल्टा एच। समझ में आ रहा है एंथैल्पी चेंज नेगेटिव क्यों आया? अच्छा, यहाँ पर और बताने वाली बात कुछ खास है नहीं, वही मैं डायरेक्शन लिखना चाहूंगा।
कि अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन में दिख रहा हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन और ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब और क्या बताऊंगा, वही चीजें बता दूंगा कि इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, एक चीज और सीख लो, जैसे हमने इक्विलिब्रियम में सीखा था, क्या सीखा था, हमने सीखा था log k2 by k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में 2.303 आर T2 माइनस T1 और T1 T2। इसके बारे में लिखा था, बिल्कुल सेम यही चीजें सीखी थी। T2 T1 से बड़ा है और हम इसे जीरो नेगेटिव पॉजिटिव रख के देख रहे थे, तो K1 K2 किस पे, एंडोथर्मिक में हमने पढ़ा था कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने के पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। अच्छा, यहां पर भी सेम ग्राफ है, क्या ग्राफ है, थोड़ा सा अलग है, दिखते जाओ। K2 by K1 इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज की जगह ये 2.303 1 by T2 माइनस 1 by T1। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है, एनसीईआरटी में लास्ट चीज दी हुई थी तो मैंने सोचा इसे लिखवा दिया जाए। अच्छा, एक चीज और कि कैटालिस्ट डालने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैटालिस्ट डालने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ये जो यहां तक जा रहा है ना, अब यहीं से प्रोडक्ट बन जाएगा, अब ये यहां तक जा रहा है ना, यहीं से प्रोडक्ट बन जाएगा। थोड़ा सा जल्दी, कैटालिस्ट किस किस पे इफेक्ट गिरता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे, इन सब पे गिरता है, पर किस पे नहीं गिरता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं गिर रहा था, डेल्टा जी पे, डेल्टा जी पे कोई पूछ ले तो नहीं गिरता कैटालिस्ट के इफेक्ट, कैटालिस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं गिरता डेल्टा जी पे, डेल्टा एच पे, डेल्टा एस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, इन पे इफेक्ट नहीं डालते। ये छोटा सा पॉइंट है लास्ट, तो याद कर लो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इतना ही है जो इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ देख लेना, बहुत सारी बातें बताई जा सकती थी पर मैंने वो बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा ही पूछा जाता है। राम राम मित्रों से सबको।